गुड इवनिंग, खुश रहो। पेपर 1 इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इंटीजर प्रॉब्लम्स। काफी आसान है, नहीं भी पूछोगे तो भी चलेगा कि सर काफी आसान है। नो? क्वेश्चन नंबर 3, अरे बिल्कुल बेकार है यार, तुमने किया ही नहीं, इसका मतलब तुमको रिडक्शन फॉर्मूला आता ही होगा। बस मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ये क्यूबिक सॉल्व करने से sin x 1 आता है, ठीक है ना। sin x इक्वल टू 1 और sin x इक्वल टू 1 से x निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको sin इनवर्स sin 12 खोलना आना चाहिए, cos इनवर्स cos 12 खोलना आना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक x में बनती है विच इज पॉजिटिव फॉर एवरी x। तो कुछ लोग जानते हैं कि सर इट शुड बी ओपनिंग अपवर्ड एंड डी नेगेटिव, ठीक, उससे आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर सेपरेट कर लो, जैसा तुम लोग जानते हो मैं करता हूं। P इक्वल टू और फिर ग्राफ बना लो। तो इसका आंसर बस मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर आया था 0 से 3 क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन को तुमने नोटिस किया, ओरली पढ़ते जाते हैं। एफ ऑफ एक्स को नोटिस किया, इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। -2 -3x स्क्वायर नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में f ऑफ एफ एक्स एंड f ऑफ -x में रिलेशनशिप समझ रहे हो, रिवर्स हो गई। f ऑफ एफ एक्स लेस देन f ऑफ -x और फिर दोबारा से एफ एक्स मोर देन -x, डिक्रीजिंग फंक्शन यूज करते जाओ। कुछ लोग समझ रहे हैं, मैं fx1 fx2 से x1 x2 रिलेट कर रहा हूं, तो इससे एट द एंड fx मोर देन -x और फिर आराम से इक्वेशन सॉल्व हो गई थी कि सर क्यूबिक के फैक्टर बना के साइन इसकी। ओके, वन और मोर वन और मोर देन वन चॉइस। एनी डाउट? क्विकली 7th क्वेश्चन में थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते यार। 1 एक बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, ऐसे करके n टाइम्स। तो जब मैंने n को पूरा यूज कर लिया सर, अप टू n मैंने नंबर्स ले लिए, 1 1s 2 2s 3 3s n टाइम्स। तो कितने नंबर आ चुके हैं? तो यू विल अंडरस्टैंड 1 + 2 + 3 + अप टू n। एक मोमेंट ठहरो यार, एक मिनट। ठीक है, तो n तक यूज करने के बाद कितने नंबर्स हो गए? nn + 1/2, 1 + 2 + 3, हाउ मेनी नंबर्स आर गॉन अप टू n? nn + 1/2। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर इसे 100 से कम कराओ, क्योंकि 100 टर्म्स तक जाना है ना, मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर एंड करूंगा, ठीक है। तो मैंने nn + 1/2 को लेस देन इक्वल टू 100 किया, तो उससे देखना n लेस इक्वल टू 13 आता है, मतलब 13 तक के तुम सारे नंबर्स यूज कर ले जाओगे, ठीक है ना। 13 टाइम्स। फिर अब इसके बाद सारे नंबर जोड़ना 13 टाइम्स तक,
फिर 14 देखना, 14 तो 14 तुम पूरे यूज नहीं कर पाते हो। हाँ 9 टाइम्स 14, गुड, सही है, बस इससे आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो, वन और मोर, एनी डाउट? नहीं पूछोगे तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है। 12th ऑप्शन सी, 12th ऑप्शन सी का क्या मतलब होता है यार? लोगों ने x को x-2 कर दिया होगा, है ना, कि x को x-2 रिप्लेस करा दीजिए। तो ऐसा करने से देखना ये रिलेशन आया क्या, 2 + x 2 - x इज 0। तो मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, तो आई थिंक फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू, सॉरी 0.2, इसके अबाउट सिमेट्री हो गई। ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या? क्वेश्चन सही पढ़ा है ना यार? कौन सा बोला था, 13 बोला था ना? एक मिनट, 12th क्वेश्चन, ओके, साइन। ट्वेल्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, साइन की पावर n 1 रेडियन, कॉस की पावर n 1 रेडियन, यही है ना क्वेश्चन? अब सही रीड कर रहा हूं? तो मुझे बताओ इसमें बिगर कौन है, क्योंकि इंफिनिटी पावर को तो तुम जानते हो सर, लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी 0, तो लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी बनाने के लिए जो बिगर नंबर है उसको बाहर निकालो। तो मेरे ख्याल से 1 रेडियन पर साइन बिगर होता है 57 डिग्रीज अप्रॉक्स। तो एक काम करो, साइन 1 रेडियन को बाहर निकाल दो, साइन की पावर n। तो अब तो लिमिट में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो इफ आई टेक आउट साइन की पावर n, यही है क्वेश्चन, यही है साइन की पावर n कॉस की पावर n। 12th क्वेश्चन, मैं 1 और मोर डिस्कस कर रहा हूं, तुम्हारे में अगर ऑर्डर चेंज है तो आई डोंट नो, मैंने 1 और मोर कॉल किया है, तुम 1 और मोर में 1 2 3 4 भी बोल सकते हो कि देयर आर 6 प्रॉब्लम्स। तुम 1 और मोर का नंबर बोल सकते हो सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोल सकते हो, फॉरगेट 12th नंबर 11th नंबर, समझ गए? तो मेरे ख्याल से साइन n रेडियन बाहर आ गया, साइन पावर n 1 रेडियन, तो ये लिमिट की वैल्यू साइन रेडियन आ गई, साइन 1 रेडियन, वही बता रहा हूं। साइन 1 की पावर c नहीं लिखा है, वो पावर नहीं है, उसको रेडियन कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज 1 रेडियन, ये पावर नहीं है, पावर तो ये लगी हुई है, पावर तो ये है, दिस इज पावर, ओके। तो साइन n 1 रेडियन आउट, तो विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, जो कि 1 से छोटा हो गया, की पावर इनफाइनाइट 0, तो वो 1 आ गया, और 1 की पावर 0, ठीक है ना। अरे ऐसा सरप्राइज मत करो यार, 1 रेडियन इज π/3। ये मत प्रूव करो कि अपन ने 11th पढ़ाई नहीं की है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 रेडियन इज 5 π/3 लिख रहे हो, हैं मतलब पाई और 3 बराबर होते हैं ऐसा। आज ही हम लोग की नॉलेज एनहेंस हुई है कि पाई बराबर 3, है ना, यही कहना चाहते हो ना दीपक? ओके, तो आई थिंक लिमिट इज साइन 1 रेडियन, और लोग जानते हैं कि 1 रेडियन 45 डिग्री से बड़ा होता है और 60 डिग्री से छोटा, तो इसे लेकर के आंसर बन गया 5 का डी। अरे 5 अभी तो किया था मैंने, फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट 2,0, ठीक। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन ऐसे करो, मैं f का जो रूट है, f का रूट, अगर मैं अल्फा रूट नहीं बोल के अगर मैं 2 + अल्फा को रूट बोलूं, किसी को दिक्कत है? बोलो। अगर मैं इसे रूट बोल दूं कि सर लेट दिस बी द रूट, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर अगर ये नंबर रूट हुआ तो ये नंबर भी रूट बनेगा ही बनेगा। सोचो इस बात को, सही है? तो दिस इज द रूट, तो f of 2 + अल्फा 0,
तो बाय इक्वेशन 2 माइनस अल्फा भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब कुछ लोग समझ गए कि आपके जो 7 रूट्स हैं वो कौन से होंगे, कि सर 3 रूट तो ये होंगे, 6 रूट 2 2 2 6 रूट, और अनपेयर्ड 7th रूट कौन हुआ है? तो जिसको बुद्धि है वो कहेगा सर 2, दिस इज द सिंगल रूट। अरे 2 + 0 2 - 0 दोनों बराबर होते हैं। कुछ लोग समझ गए? तो आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड कि सम ऑफ रूट्स इज गोइंग टू बी व्हाट। हाँ ठीक है ना, 1 और मोर ओवर। ये कॉस इनवर्स क्वेश्चन तो रट गया सबको कि सर इसको 1 - x2n लिखिए अपॉन 1 + x2n, सही है ना। और क्योंकि तुमको इनवर्स आता है, तो तुमने पढ़ा है आईटीएफ, तो तुमने ये लिखा होगा। और फिर गारंटी तुमने tan इनवर्स xn को थीटा बोल करके -π/2 से π/2, समझदार हो तुम, ठीक है ना। तो 2 थीटा cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो 2 थीटा -π से π में सिर्फ 2 केस बनेंगे, सिर्फ 2 केस। इफ 2 थीटा 0 से π, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, में ये रिजल्ट आएगा। टू थीटा 0 से π मतलब थीटा 0 से π/2। सही है। एंड योर आंसर इज cos इनवर्स इज माइनस cos इनवर्स, -π से 0 cos इनवर्स cos 2 थीटा इज -2 थीटा। ठीक। अब कुछ समझदार लोग बोल देंगे कि सर अगर आप n को इवन लेते हो, इफ n इज इवन, ओरली समझते हैं, लिखेगा कौन। अगर मैं n को इवन लेता हूं तो मानते हो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ओह सॉरी, इफ n इज इवन तो फॉर एवरी x दिस इनइक्वालिटी गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि x की पावर n ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसका tan इनवर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो मानते हो n इवन में आंसर विल ओनली बी -2 अपॉन 1 + x2n n xn -1। This is the only answer if n is even. Now if n is odd, तो if n is odd में थोड़ी बुद्धि लगाओ, है ना। तो बस पढ़ लो सर, इफ n is odd में 2 केस में 2 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। पाई माइनस और प्लस दोनों आंसर आ रहे हैं, और उस आंसर को मॉड में कन्वर्ट कर लो कि सर एक सिंगल आंसर से हम कैसे कवर करेंगे, डिपेंडिंग ऑन x पॉजिटिव, डिपेंडिंग ऑन x नेगेटिव। ठीक। 1 और मोर ऑल्सो इज डन, इजी। समझ गए ना कि n ऑड में, ओके। और बोलो 1 और मोर ओवर, मैच द कॉलम क्विकली। मैथ्स में भी नंबरिंग बताओ, 1 2 3 4, 4 मैच है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं 15 का ए, 15 का ए तो इजी है। और बोलो 15A को वी कैन लीव, 1 का बी। अरे सबको पता है मैं क्वेश्चन और रिमाइंडर से करता हूं, और फिर जिसको बुद्धि है वो कहेगा कि सर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है कुछ ax² bx + c, है ना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, उससे मैं ax² bx + c abc निकाल लूंगा। सेकंड का डी, सेकंड का डी। अरे यार इसमें पता, थोड़ा सा तुम्हारा फैक्टोरियल की नॉलेज चेक की है कि तुमको फैक्टोरियल पता है कि नहीं।
तो फैक्टोरियल नोटेशन की वजह से x माइनस वन एंड x होल नंबर हो गया। तो इसका मतलब जो x है वो नेचुरल नंबर हो गया कि ये होना पड़ेगा, x को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। वन का एक गलत प्रिंटेड है, क्यों? सही तो लिखा हुआ है, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की तो चिंता मत करो। अच्छा, x को मानते हो वी कैन नॉट टेक वन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो क्योंकि अगर मैंने x को वन लिया तो तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसलिए न्यूमरेटर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, यू कैन नॉट टेक वन, क्योंकि उसमें तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2, 3, 4 ऑनवर्ड जाता हूं तो डिनोमिनेटर की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि फैक्टोरियल इंक्रीज करता है, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से बड़ा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक, तो डिनोमिनेटर इज ओवर। एंड व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? मुझको बताओ, n जो है, मैं x को ले रहा हूं 2, 3, 4 एंड सो ऑन लाइक दिस, तो क्या पाई अपॉन टेन इनवर्स x मानते हो? टेन इनवर्स x पाई बाई 2 से छोटा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दीज सेट। इस सेट के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है ना? तो मानते हो 2 की पावर पाई अपॉन टेन इनवर्स, पाई अपॉन टेन इनवर्स 2 से बड़ा आ गया। आराम से सोचो कि सर टेन इनवर्स लेस, तो अपॉन टेन इनवर्स मोर। ठीक है, तो 2 की पावर ब्रैकेट वो भी 4 से बड़ा आ गया, मतलब 2 की पावर इज मोर देन 4, तो 2 की पावर समथिंग माइनस 4 दैट ऑल्सो इज पॉजिटिव। तो बचा क्या? केवल x माइनस 4, x माइनस 9 इज नेगेटिव। तो आंसर इज ओपन इंटरवल 4 टू ओपन इंटरवल 9। तो और नेचुरल ये भी होना चाहिए, तो आंसर इज 5, 6, 7, 8। ओनली दीज वैल्यूज x कैन टेक। 1 का भी मैं बता भी चुका हूं, ठीक है ना, बार बार मत बोलो। ओके, डिस्कशन ओवर। मैथ्स के कॉलम में बिल्कुल दम नहीं था ना, सबसे आसान मैथ्स का कॉलम ही थे। चलो ठीक है, और क्या होमवर्क था? पेपर 1 के अलावा और होमवर्क क्या दिया था? बोलो। अरे कोई याद दिलाओ यार, मैं भूल जाता हूं। होमवर्क क्या डिस्कस करना था आज? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की शीट, राइट? वृंदावन तो अच्छा है यार, काफी अच्छा है। ओके, 16 से 25, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, एनी डाउट? 16 to 20, एनी डाउट? एक्सरसाइज 1। हाँ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने बहुत अच्छा किया हुआ है ना, ऑलरेडी जीएन बर्मन काफी की है, नहीं आए होंगे ना। ओके, नो डाउट। 21 to 25, ये पूरा सेक्शन एक्सेप्शनली इजी है ना, डायरेक्टली फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। एनी डाउट अप टू 25, 21 to 25? नो? नो डाउट? या तो तुम्हारी चैट रुक गई है, और या रुको, अच्छा मैं चेक करता हूं, आई थिंक हाँ, चैट नहीं बढ़ रहा है। आई थिंक अप टू 25, नो डाउट।
अरे लिखो नो डाउट, क्या सर नो डाउट? हाँ देखो डाउट्स है। 17, 21, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल इज अ रैशनल फंक्शन, है ना, और एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है। एफ एक्स इज द क्वाड्रेटिक, तो मुझे बताओ क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है? सोचो। तो आई थिंक यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तुमने लिख लिया होगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? अब तुम समझ पा रहे हो कि आई एम इंटरेस्टेड कि जो इंटीग्रल का आंसर है इट शुड बी रैशनल। रैशनल फंक्शन से तुम वाकिफ हो, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। तो क्या तुमको लगता है कि a को 0 होना पड़ेगा? क्योंकि a ln x, तो आंसर रैशनल फंक्शन नहीं बनेगा। तो समझ पा रहे हो कि सर इसे 0 होना पड़ेगा, इसे भी 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज योर इंटीग्रल वोंट बी अ रैशनल फंक्शन। सही। अब चलो इंटीग्रल, अगर ये सिचुएशन है तो इंटीग्रल डेफिनेटली रैशनल फंक्शन आएगा। ठीक। अब एक काम करता हूं, इसे एफ एक्स इक्वेट करता हूं। तुमको तो पार्शियल फ्रैक्शन आता है कि सर यूजिंग एलसीएम ले करके आई गेट, जब गलत कर दूं तो बता देना। ये सबको समझ आना चाहिए। ठीक। अब तुम फॉलो कर रहे हो कि ये एक क्वाड्रेटिक है, तो दिस शुड बी एन आइडेंटिटी, है ना। तो मैं दोनों साइड कोएफिशिएंट इक्वेट करा दूं, तो आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो नाउ यू कैन सी एक्स क्यूब बी डी, दिस इज एक्स क्यूब। मानते हो हियर इज नो एक्स क्यूब, 0। कुछ लोग समझ पाने। एंड नाउ तुमको पूछा क्या है उसने, तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना है एफ डैश ऑफ 0। और कुछ और गिवन है? नहीं, f01 गिवन है, f01। तो f01 होने से f01, x को 0 पुट करो यार, b, ओनली b, ये f0, अरे कांस्टेंट। ठीक। फाइंड f डैश 0। तो कुछ याद है क्या कि पॉलिनोमियल में f डैश 0 क्या हुआ करता है? तो कुछ लोगों को अभी भी याद होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना। ये बात शायद याद आ रही होगी कि सर f डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये कोएफिशिएंट ऑफ x हुआ करता है किसी पॉलिनोमियल में। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है ढूंढो। तो मेरे ख्याल से 3x इंटू बी, देयर इज नो x, देयर इज नो x, 3b। तो कई लोग समझ गए कि f डैश 0 इज ओनली 3b, तो योर आंसर इज 3। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी कि सर इस ऑब्जर्वेशन की नीड ही नहीं है। कुछ दिमाग में गया क्या किया मैंने? ठीक है ना। केवल इतनी इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसको तो खुद से करो, है ना। ये पूछने का मतलब है कि तुम करते ही नहीं हो क्वेश्चंस। ठीक। अप टू 25 ओनली, एनी अदर? 21 में एक रूल बताया था मैंने, अगर याद है तो। ई की पावर का डेरिवेटिव ई की पावर होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में ई है तो ऊपर भी होना चाहिए। तो कुछ लोग जानते हैं कि व्हाट विल आई डू, ई की पावर एक्स को
कॉमन निकाल लिया, सही है ना, e की पावर x आउट स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर e की पावर 2x आ गया, e की पावर 2x, और e की पावर 2x को न्यूमरेटर में हाउ टू एडजस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा करके x प्लस 1 सही, तो ट्राई दिस t, तो बस मुझे, मैं रफली बता रहा हूं, आई थिंक ये कुछ dt बन रहा होगा, और ये तो t -1 है ही, मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, सही है ना, गो फॉर दिस क्वांटिटी इक्वल टू t, एग्री, कोई नहीं, आज तुम लोग बोर्ड यहां देख लो और सुन ऑर्गेनिक लो, ठीक है ना, कि सर आज तो 2 सब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे, है ना, आपके हिंट यहां से समझ लेंगे और सुन ऑर्गेनिक लेंगे, नहीं नहीं, मुझे तो ये dt लग रहा है कि ये dt बनेगा, ओके, वो देख लेना, तुम करोगे तो तुमको पता पड़ेगा, ठीक। 22 तो एक लॉजिक बताया था ना मैंने, आई प्रेफर रूट इन डिनोमिनेटर, है ना, तो 22 तो मैं यूं ही ओरली बोल देता हूं, इसके लिए तो तुम कॉसेक किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से कि माइनस से, बताओ, तो मेरे ख्याल से तुमको कॉसेक प्लस से ऊपर नीचे करना चाहिए, तो ऊपर तो 1 आ गया, ऊपर तो 1 हो गया, और नीचे कॉसेक प्लस कॉट रूट से बाहर हो गया। अब ऊपर जो सेक लिखा है उसको देख के फील नहीं हो रहा है कि सर या तो यहां सेक स्क्वायर हो या यहां सेक 10 हो, तो तुम ये जो नीचे कॉसेक प्लस कॉट है ना, कॉसेक प्लस कॉट, इससे कॉट को बाहर निकालना, तो कॉट बाहर आया, तो देखना ये क्या बनेगा, ये 1 प्लस सेक बन गया, इफ आई टेक कॉट आउट तो 1 प्लस सेक बन गया, और ये कॉट ऊपर 10 चला गया, तो ऊपर मानते हो सेक 10 बन गया। अब क्या तुमको ये लीनियर, रूट लीनियर नहीं लग रहा, जो लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाया था कि सर ये तो 1 प्लस सेक इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 सेक, और ऊपर लिखा है सेक एक्स 10x dx, तो ये तो सीधा सीधा फील आ रहा है कि dx अपॉन ax प्लस बी रूट px प्लस क्यू, तो इसमें तो बताया था ना कि रूट वाले लीनियर को t स्क्वायर लेना है, तो गो फॉर 1 प्लस 2 सेक एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे बन जाएगा, बस ठीक है, अप टू 25 इज डन, 25 तक ही दिए थे तो इतना ही करना था डिस्कस। चलो, लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग कुछ टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस कर रहे थे, राइट, तो कुछ छोटे छोटे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के और आइडियाज देखते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एंगल, तो अगेन तुम लोग समझते हो कि इज, खुद लिख लो, इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स angle between two curves is the angle between the tangents or normals, angle between the tangents or the normals two curves at their point of intersection. Angle between two curves is the angle between their tangents or normals at the intersection point of curves. तो you are given two curves C1 C2, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल डिफाइन होगा
at their intersection point, angle between their tangents. और टेंजेंट का स्लोप तुमको निकालना आता है dy by dx, ठीक है। और एक बार मुझे टेंजेंट के स्लोप आ गए तो फिर तो तुमको पता है कि हाउ टू गेट एंगल। स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा तो था कि स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें। तो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन एंगल बिटवीन टू कर्व्स। और तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर दो टेंजेंट का जो एंगल होगा, ये दो टेंजेंट है, यही एंगल नॉर्मल के बीच का एंगल होगा, क्योंकि तुम जानते हो नॉर्मल्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल 90 एंगल, दिस इज द नॉर्मल एंगल इज 90 डिग्री। अब तुम मामूली सी ज्योमेट्री समझते हो कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बिटवीन टू व्हाइट लाइंस, दिस एंगल, और तुम इजीली बोल दोगे कि सर इज सेम एज एंगल बिटवीन दीज टू ब्लू लाइंस, है ना। कारण बहुत सिंपल है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना। ये तो 8th क्लास के बच्चे से पूछ लेना, वो बता देगा, वो समझा देगा कि भैया ये कारण है, देखो, है ना। वो ऐसे समझाएगा कि भैया ये दो का सम 90 है और ये दो का सम भी 90 है, तो इसलिए इस एंगल को और इस एंगल को सेम होना पड़ेगा। तो वेदर यू ऑब्टेन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स और यू ऑब्टेन एंगल बिटवीन नॉर्मल्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी सेम। गॉट इट? तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर कर्व्स के बीच का एंगल ऑब्टेन किया जाता है एंड दैट इज सेड टू बी एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ओके, डेफिनेशन इज क्लियर? क्विकली, अब तुम लोग स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ी है, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सर मान लो कोई ऐसा एक केस आ जाए प्रॉब्लम में जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पैरेलल हो, है ना। समझ पा रहे हो कि सर अगर किसी ग्राफ में अगर टेंजेंट वर्टिकल आ गई तो लाइक दिस, जिसका स्लोप इंफिनिटी है, तो अगर M2 या M1 इंफिनिटी को टेंड हुआ तो क्या करेंगे? तो तुम बता देना, कहना सर ये तो खुशी की बात है कि अगर कोई एक लाइन इंफिनिटी को स्लोप लेगा, तो हमको तो सिखाया गया है कि मुझे इंफिनिटी नहीं आता, लेकिन मुझे 1/इंफिनिटी बहुत अच्छे से आता है। तो लोग कह देंगे कि सर इसी फॉर्मूले में जाइए और M2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो कैलकुलेशन अप्रोच बता रहा हूं, बाकी तुम तो ज्योमेट्री से और अच्छा समझा दोगे कि सर देखिए अब M1 M2 को इंफिनिटी कीजिए तो देखिए व्हाट रिजल्ट आई गेट। ये क्या लिख दिया मैंने? M1 लिखना था यहां पर, M1 सही है ना। तो आई थिंक आई गेट 1/M1। तो ये सब मैं कुछ याद नहीं करता, मुझे बस इतना याद है कि हाँ ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये सब बातें याद करके क्या करोगे? ठीक, ये तो हम मैनेज कर लेंगे, राइट। और जो लोग ज्योमेट्री से सोचना चाहते हैं कि सर ये एक टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये अगला टेंजेंट है, ये M1 स्लोप, ये M2 स्लोप टेंडिंग इंफिनिटी, सही है। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, तो कोई भी कॉमन सेंस से कह देगा कि अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये जो एंगल है ये तो वाई एक्सिस के साथ का एंगल हो गया, है ना, विच टेंजेंट मेक्स विद वाई एक्सिस, तो ये है थीटा। तो तुम समझ गए कि सर इसका एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा। आई थिंक दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, ठीक। तो π/2 माइनस थीटा, मानते हो π/2 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी द स्लोप। ज्यादातर मॉड लगा दो कि सर दिस इज गोइंग टू बी M1, समझ गए। तो दिस इज कॉट थीटा।
ठीक है ना भाई, दोनों केस सोच लो ना कि यार ये पैरेलल, ये टेंजेंट है, ये है, तो इस केस में π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, है ना। तो या तो tan π/2 माइनस थीटा या tan π/2 प्लस थीटा इज गोइंग टू बी m1, आइदर दिस और दिस। ठीक, तो ये सब हम ज्योमेट्री से मैनेज कर लेंगे। ठीक, और अदरवाइज जिसको फॉर्मूले से करना है वो समझ रहा है कि फॉर्मूले से कैसे करना है। ठीक है ना, हाउ टू मेक यूज ऑफ फॉर्मूला। ओके, एंगल का एक छोटा सा एप्लीकेशन, वी टॉक अबाउट टू कर्व्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल। लग रहा होगा कि कहीं सुना है हमने ऑर्थोगोनैलिटी, है ना, इसको तुमने सर्कल्स में पढ़ा है। टू सर्कल्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल, राइट। तो ऐसा थोड़ी कि वो ऑर्थोगोनैलिटी खाली सर्कल्स तक सीमित है, वो किसी भी दो कर्व पर बात की जा सकती है। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स। नाउ व्हेन डू वी से दैट टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल? लिखो, डेफिनेशन लिखो। टू कर्व्स are said to be orthogonal if two curves are said to be orthogonal if angle between them at every point of intersection ठीक है ना, if angle between them at every point of intersection is π/2, angle between them at every point of intersection is π/2। तो मान लो कोई एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से दिस इज वन कर्व एंड दिस इज वन कर्व, सही है, एंड दे इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स, एट P, एट Q, एट R, मान लो। ठीक, नाउ P पर तो एंगल 90 है बिटवीन टेंजेंट्स, सही है, एट P टेंजेंट्स एंगल इज 90। एट Q एंगल इज मान लो 45, मान लेते, एट R एंगल इज 30। तो क्या मैं ये दो कर्व को ऑर्थोगोनल बोलूंगा, C1 एंड C2 कर्व्स? तो कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, ये कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि हर पॉइंट पर 90 एंगल नहीं है। ओके, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दे आर ऑर्थोगोनल एट P, ये कह सकता हूं। सोचो, समझ गए? कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है लेकिन पॉइंट P पर ऑर्थोगोनल है। तो मेरे ख्याल से फर्क समझ रहे हो कि सर यहां पर आपने केवल और केवल पॉइंट P की बात की और पॉइंट P पर ऑर्थोगोनैलिटी ट्रू है। ओके, तो पॉइंट पर ऑर्थोगोनैलिटी एंड कर्व्स ऑर्थोगोनल, इन इस बात में फर्क समझ रहे हो। ओके,
ओके अब मेरे ख्याल से हाउ टू चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कैसे चेक करेंगे कि सर ये दो कर्व को ऑर्थोगोनल चेक कैसे करते हैं? तो जिसको अकल है वो कह देगा कि लाइंस परपेंडिकुलर का कंसेप्ट, और क्या। दिस विल हेल्प m1 m2 -1 at every intersection point, then curves are orthogonal. Easy. 5 seconds quickly. तो हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर if this formula is true, then they are orthogonal. Copied, huh? Okay. Now इसका और जनरल फॉर्म बताता हूं, कॉल्ड आइसोगोनल कर्व्स। लिखो, डेफिनेशन लिखो। Two curves are said to be isogonal if two curves are said to be isogonal if angle between them at every point of intersection, angle between them at every point of intersection is the same. If angle between them at every point of intersection is the same. Got it? तो अगर हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल इज 30 डिग्री हर इंटरसेक्शन पर, तो कर्व्स विल बी आइसोगोनल। तो क्या इस बात को फॉलो कर रहे हो कि एवरी ऑर्थोगोनल कर्व इज आइसोगोनल? ट्रू फॉल्स बताओ। एवरी ऑर्थोगोनल कर्व इज आइसोगोनल। हाँ बोलो हाँ। मेरे ख्याल से ट्रू है ना। कुछ लोगों ने बोल दिया यस, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है ना कि सर एवरी आइसोगोनल इज ऑर्थोगोनल। नॉट ट्रू। फाइन। तो हम मैनेज कर लेंगे कि हाउ टू चेक, कि कैसे आइसोगोनल कैसे चेक करें। यार हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर दिस वैल्यू विल रिमेन सेम, ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, सही है ना। कांस्टेंट, सेम आंसर यू विल गेट एट एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन समझ पा रहे हो। Quickly.
बहुत ज्यादा। डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं। ठीक है ना। आगे से केमिस्ट्री के बगल में केमिस्ट्री की क्लास ही लगवाएंगे। टू क्या? एंगल इज टू। टू का क्या मतलब है? एंगल इज टू। ओके, तो आई थिंक इसमें सिमिट, हाँ tan इनवर्स। ओके, नाउ करेक्ट। साइन एक्स शायद गलत निकाला है, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट है, आंसर गलत बताया आई थिंक। साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। इतना तो क्लियर है कि 0 से 2 पाई के बाद तो रिपीटिशन है, तो 1 इंटरसेक्शन इज पाई बाई 4, 1 इंटरसेक्शन इज 5 पाई बाई 4। तुमको सिमेट्री नहीं लग रही कि सर पाई बाई 4 पर और 5 पाई बाई 4 पर सेम ही आंसर होगा, है ना? हाँ, अब करेक्ट आंसर। ठीक है राज, तो मेरे ख्याल से बाई ऑब्जर्वेशन क्लियर कि हर पॉइंट पर सेम आंसर है। बस कर लो m1 डिफरेंशिएट कर लो, तो आई एम ऑब्टेनिंग आंसर एट पाई बाई 4। डेरिवेटिव इज cos x, स्लोप m1 m2 minus sin x. I think directly use the formula m1 minus m2 1 plus m1 m2 2 root 2। सही है। अगला 5 सेकंड में प्रॉब्लम नेक्स्ट लिखता हूं, तब तक तुम इसको अटेम्प्ट करो। हाँ, आई थिंक ठीक है आंसर। इसके दो आंसर है, ठीक है ना। इसमें तुमको लगता नहीं कि थोड़ा सा हमको स्केचिंग ऑफ ग्राफ की नीड है, थोड़ी सी, है ना? तो इफ आई ड्रॉ दिस, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये तो x की पावर 3/2 नेचर का ग्राफ है? और क्या तुम इस बात को फील कर पा रहे हो कि ये ग्राफ x पॉजिटिव पर बनेगा, x नेगेटिव पर नहीं बनेगा? सोचो,
नेगेटिव, हियर इज पॉजिटिव। तो फील कर पा रहे हो, ओनली एक्स पॉजिटिव, ठीक, नॉन नेगेटिव। अब मुझे बताओ, क्या तुमको यह भी दिख रहा है कि सर एक एक्स पर 2 वाई आएंगे? इमेजिन करो, वाई स्क्वायर इज 4, तो डोंट यू थिंक यू विल गेट 2 वाई, वन इज प्लस एंड वन इज माइनस। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसे एक्सप्लिसिट लिखोगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। तो मुझे जितना याद है, मैंने तुमको कर्व स्केचिंग सिखा रखी है कि पावर मोर देन 1, तो पावर मोर देन 1 का ग्राफ याद है ना, कि यहां सब बहुत अच्छा सिखाया था। ये होता है पावर मोर देन 1 का ग्राफ, सही। सेम एक्स पर 2 वाई आने हैं, वो भी अपोजिट साइन के, विद इक्वल मैग्नीट्यूड। तो मेरे ख्याल से दिस इज द रफ स्केच ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे ख्याल से तुम लोग को सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। नहीं, मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं। अब लोग जो है ना, अब लोग स्टैंडर्ड इसको यूज कर रहे हैं कि सर ये ग्राफ तो हमारा पहचाना हुआ ग्राफ है, और वो लोग ये भी जानते हैं कि ओरिजिन पर ये हॉरिजॉन्टल है ग्राफ, है ना। ये सब मैंने पावर मोर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव सब पढ़ा रखा है। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये सिचुएशन भी पहचानता हूं, ये भी सिर्फ एक्स पॉजिटिव पर बनेगा, नॉन नेगेटिव पर, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर। फील कर पा रहे हो? क्या ये तुमको एक्स की पावर हाफ आता हुआ दिख रहा है, वाई, और एक एक्स पर 2 वाई तुमको फिर दिख रहे हैं? तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कहना सर रटवाया था आपने, तो ये रटवाया था मैंने, y इक्वल टू रूट, सही है। और क्योंकि सेम एक्स पर 2 वाई, और वो भी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट अपोजिट इन साइन, इस तरह का ग्राफ। सो आई थिंक दिस इज द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर 32x। तो मानते हो पावर लेस देन 1, ये क्या है, ये इनफाइनाइट स्लोप है कि नहीं, कि सर ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है ग्राफ, है ना। तो ऑलमोस्ट वर्टिकल, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट, एक का टेंजेंट y स्क्वायर 32x का टेंजेंट तो ये है, दिस इज द टेंजेंट टू y स्क्वायर 32x, एंड व्हाट अबाउट 2y स्क्वायर x क्यूब? तो आई थिंक दिस लाइन हॉरिजॉन्टल, तो एंगल बिटवीन देम एट ओरिजिन, एंगल इज π/2। समझ पा रहे हो ना कि एक आंसर तो 90 है, एंगल बिटवीन कर्व्स इज 90। ये अभी मैंने फुल आंसर नहीं किया है, अभी तो सिर्फ ओरिजिन कवर किया है। क्या तुमको सिमेट्री नजर आ रही है कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट का आंसर सेम है बाई सिमेट्री, ठीक। अब चलो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो मैं इस पॉइंट को निकाल रहा हूं, करो यार कैलकुलेशन करो। टू इंटू 32x इज एक्स क्यूब, तो आई थिंक x इक्वल टू 0 को तो मैं काउंट कर चुका हूं, 64, एक्स स्क्वायर 64, दिस इज 8 कॉमा, एंड इफ योर x इज 8, बाप रे, 32 इंटू 8, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 4, दिस इज 16। नहीं, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, मेरे ख्याल से मैं तुमको पूरा कैलकुलेशन बता भी दिया ना। 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, नीचे का पॉइंट तो -16, अरे ये यार 8 कॉमा -16, और सिमेट्रीज में बोल चुका हूं कि यहां पर एंगल और यहां पर एंगल सेम होगा। तो लेट मी गेट हियर सर 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, m1 स्लोप, तो m1 डिफरेंशिएट करो यार, 4y y डैश पुट करते जाओ, y डैश इज 3x स्क्वायर,
So your m1 is 3. m1 is 3. Now m2, differentiate this equation. 2y y dash, y कितना है 16, y dash is 32. Your m2 is 1. ठीक है ना, तो हाफ कोई लिख रहा था आंसर, तो tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 mod. आंसर इज tan इनवर्स हाफ. तो समझ पा रहे हो ना कि सर ऐसे क्वेश्चंस वन और मोर में पूछे जा सकते हैं. पॉसिबल एंगल बिटवीन कर्व्स इज, एक आंसर π/2, एक आंसर tan इनवर्स हाफ. इजी. 5 seconds क्विकली. Okay. Next. ये क्यूब रूट 16 लिखा हुआ है. नहीं, कहां डिफिकल्ट है, सॉल्यूशन तो बहुत इजी जा रहे हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. कॉपीड. करो करो. इस प्रॉब्लम में एक काम करो, कर्व स्केचिंग पर ध्यान नहीं देके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करें कि सर अल्टीमेटली तो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करना है ना. तो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन. ठीक, तो मुझे लगता है कि x को पुट कर दो यार. y6 y3, x को पुट कर दिया मैंने, तो आई गेस y3 इज 2. एक y0 भी आया था, लेकिन तुम समझ रहे हो मैंने y को 0 क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि y को 0 लेने से यू गेट x ऑल्सो 0, दैट इज ओरिजिन. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अदर देन ओरिजिन, आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन एंगल एट पॉइंट अदर देन ओरिजिन. तो आई थिंक इंटरसेक्शन पॉइंट इज x निकाल लो, y². सही है कैलकुलेशन? एक बार देख लो. सही है, राइट? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. अब डिफरेंशिएट करके प्रॉब्लम करें डायरेक्ट. इसमें उन्होंने कलर्स कैसे चेंज कर दिया. तो आई थिंक डिफरेंशिएट करते हैं. 2y y डैश इज 1, तो m1 इज 1 अपॉन 2y.
कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कैसे आया, नहीं तो वो छोटे भाई की मदद, ठीक है, या नेबर की मदद। ओके, दिस इक्वेशन m2 कितना, ओके सही है, 3x²। रुको पुट भी करते जाता हूं, मैं डिफ्रेंशिएट करके पुट भी करता जा रहा हूं। 3x², 3y², ये गलत लिखा है ना, x², हाँ गलत लिखा है। थ्री y² y' 3x y' प्लस 3y प्लस 3y। देखना मैंने डिफरेंशिएट ठीक से कर दिया। ठीक, अब यहां पर आकर के तुम्हारे थोड़े से कंसेप्ट बिगड़ तो नहीं रहे कि सर ये क्या हो रहा है, ये कैंसिल कैसे हो गया। हाँ सही है मनस्विन, गुड। तो मनस्विन कह रहा है कि सर इस आंसर, इसका स्लोप इंफिनिटी होगा। सही है ना, क्योंकि यहां से फील हो रहा है कि ये क्या हुआ, ये तो कोई लाइन ही नहीं आई, ये तो कोई स्लोप ही नहीं आया, कैंसिल हो गया ना यार y'। तो यू मे थिंक कि सर इसका तो नो सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। अगर कर्व पर कोई पॉइंट है, देर इज द पॉइंट ऑन कर्व, ठीक, तो उस पर टेंजेंट तो होगी ना, तो इसलिए स्लोप है। और तुम जानते हो कि वो कौन सा नंबर है जो बाय सॉल्विंग नहीं आता है, दैट इज इंफिनिटी। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि m2 goes 10 to infinity। एग्री? बस अब तो तुम समझ गए कि सर ये वाला तो वो इजी केस आ गया कि अगर वन ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अब तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, tan थीटा इज व्हाट, डायरेक्ट लिख दूं 1/m1। सोचो, अरे वो फॉर्मूले में जाओ ना यार, m1 माइनस m2 और m2 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट कि सर ये आ रहा है, और 1/m1 2 की पावर 4/3 विच इज 16। हो गया प्रॉब्लम। tan इनवर्स ऑफ क्यूब रूट 16, क्विकली। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए, अच्छा एक बार ट्राई करो, चलो 60 सेकंड अटेम्प्ट करो, चलो।
भाई कंडीशन में ऑब्वियसली सिर्फ नॉन क्वांटिटीज आने चाहिए आंसर में, तो फाइनली जो आंसर आएगा तुमको समझना पड़ेगा कि दैट आंसर शुड ओनली कंटेन A1 A2 B1 B2, दैट्स इट। अब दिमाग लगा के अगर कोई वेरिएबल है तो उसको हटाओ, ठीक है, रूप कथा, गुड। बाकी लोग भी सोचें, कुछ तो क्लू आएगा। कोडई, करेक्ट। हाँ प्रद्युम्न, गलत आंसर है। तुमने पूरा आंसर एक्चुअली लिखा नहीं है। शशांक, करेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से इतना टाइम सफिशिएंट था। तो एक काम करते हैं ना, मुझको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता, मैंने मान लिया, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट बी अल्फा बीटा। आंसर में हटा दूंगा, तो आई थिंक आई सिंपली डिड डिफरेंशिएट करो और स्लोप निकालो। 2a1 अल्फा 2b1 बीटा y डैश, तो m1 सिमिलरली m2, तो आई एम गोइंग टू डू, हाँ सही है प्रसन्ना, तो आई एम गोइंग टू डू m1 m2 -1, A5 ऑल्सो करेक्ट। ये रिलेशन, अब माई एम इज टू एलिमिनेट अल्फा बीटा। तो सोचने वाली बात है कि यार मैंने अभी तक इस बात का तो यूज ही नहीं किया कि अल्फा बीटा लाइज ऑन इट, अल्फा बीटा लाइज ऑन इट, तो लेट मी सेटिस्फाई। आई सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है ऋतुराज, आई सब्ट्रैक्ट। दीप्यमान ऑल्सो करेक्ट, ओके। आदित्य नाउ करेक्ट, मनस्विन करेक्ट, ठीक है। अब कई लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, राइट, लेट्स सी नाउ। तो आई सब्ट्रैक्ट दीज टू, मानते हो गया, प्रॉब्लम खत्म। तो अभी देख सकते हो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर कम्स आउट माइनस बस पुट कर दो टू दिस कंडीशन, तो आई थिंक इज 1। अब इसको तुम लोग जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहो यू कैन डू,
है ना। कुछ लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, मैं तो आंसर ऐसे ही छोड़ रहा हूं, है ना, कि सर 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b2। गुड लुकिंग आंसर है ना, कि सर थोड़ा गुड लुकिंग आंसर बताते हैं आपको। 5 seconds क्विकली। इजी। ओके, एक बहुत अनइंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट देखते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही कम, अब तक तो लगभग नहीं देखा मैंने जेई में। लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय सब टेंजेंट, सब नॉर्मल टू a curve at some point on it। ठीक है, किसी कर्व का सब टेंजेंट का क्या मतलब है, सब नॉर्मल का क्या मतलब है, एट ए गिवन पॉइंट ऑन इट। तो कोई भी कर्व ले लेते, लेट सपोज ये कुछ कर्व है, ठीक, सी कर्व, इक्वेशन एफ एक्स वाई इज 0, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक। तो एट एनी पॉइंट ऑन इट, पी पॉइंट, लेट्स से x1 कॉमा y1, तो आई वॉन्ट टू नो सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, you draw tangent at P, right? Now portion of tangent between point of contact on curve and x-axis, इसे मैंने Q बोला है, तो PQ टेंजेंट का पोर्शन, कॉन्टेक्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस। तो ये जो पोर्शन है ना, ये सब टेंजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस, लेट्स से क्यूएम। तो ये जो क्यूएम है ना, ये कहलाता है सब टेंजेंट, क्यूएम। समझ पाए हो कि सर टेंजेंट का पोर्शन लेना होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में, उस पोर्शन का एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है ना, उस लेंथ को सब टेंजेंट कहा जाता है। तो क्यूएम, दिस इज सब टेंजेंट। बस डेफिनेशन याद रखो कि सब टेंजेंट होता क्या है। अब इसी, तो ये जो लेंथ है क्यूएम, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, या सब टेंजेंट भी लोग बोल देते हैं। इसी तरह से तुमसे पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऑब्वियसली मैं सारी बातें पॉइंट पी पर कर रहा हूं, सब टेंजेंट एट पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट? तो मीनिंग स्ट्रेट है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड एक्स एक्सिस। तो ये जो पोर्शन है ना पी क्यू, ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पी। तो तुमको डेफिनेशन माइंड में रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, पी क्यू लेंथ। अब कई लोग कॉमन सेंस से समझ गए कि सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल। तो एग्जैक्टली सेम वे, तो कॉमन सेंस से सोचा जा सकता है कि यू ड्रॉ नॉर्मल एट पी। पोर्शन ऑफ नॉर्मल बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड एक्स एक्सिस pn, its projection on x axis, projection। तो ये mn is subnormal।
और इसी तरह से तुमसे पूछेगा लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पी, तो दैट्स नथिंग बट पी एन, नॉर्मल बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड एक्स एक्सिस, सेगमेंट कहलाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो डेफिनेशन वी विल नॉट फॉरगेट नाउ, ओके, डेफिनेशन याद रहती लोगों को। अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि आई वांट टू ऑब्टेन रिजल्ट, तो जो लोग मुझसे फैमिलियर हो चुके हैं, मतलब कि दोज हु आर गोइंग टू गेट थ्रू इन जेई अ गुड रैंक, दे विल टेल कि सर आप पता है आपका बेस्ट थॉट क्या रहेगा। वैसे तो आप ज्योमेट्री से भी करना बहुत लाइक करते हो, लेकिन आपका फेवरेट आइडिया टेंजेंट नॉर्मल का होता है कि आप कहोगे कि चलो अच्छा सब नॉर्मल निकालनी है तो चलो तुम्हारा क्यू निकाल देते हैं। और क्यू निकालने के लिए देखो लिख भी दिया, आशीष ने लिख भी दिया ना कि स्लोप से कर दोगे आप, तो इसको आप मन में कॉमा 0, मन में इसको x पढ़ लो। और जो समझदार लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 0 माइनस y1 x माइनस x1 इज dy by dx एट x1 y1, कि जो आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है उसे डिफरेंशिएट करके यू ऑब्टेन dy by dx एट x1 y1। सही है, तो यहां से यू ऑब्टेन x, तो x कम्स आउट माइनस y1 अपॉन dy by dx प्लस x1। वेरी इजी है ना कि सर आपने तो कोऑर्डिनेट ही निकाल दिया, x1 माइनस y1 अपॉन y डैश लिख दूं क्या शॉर्ट में, एट x1 y1। तो अब लेंथ निकालना तो कोई चैलेंज है ही नहीं कि व्हाट इज दिस लेंथ qm, अरे घटा दो यार, दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये तो बेचारा x1, 0 है, तो दोनों का डिफरेंस, तो सब टेंजेंट इज गोइंग टू बी y1 अपॉन dy by dx एट x1, y1। मॉड लगा दूं, सही है ना। तो लोग शॉर्ट में सब टेंजेंट को, मैं एक हैबिट बताता हूं कि लोगों की हैबिट क्या है, लोग रटते हैं कि सर y अपॉन y डैश इज सब टेंजेंट, अरे बाद में मॉड लगा लो यार। तो इस तरह से याद रखने में इजी होता है, मैं भी याद रखता हूं कि सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y अपॉन y डैश, ओके। नाउ आई गेस इफ आई नो सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि यार ये y1 है, ये y1 है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड गेट लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, pq अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस y1 अपॉन dy by dx एट x1 y1 स्क्वायर अंडर रूट। इजी, तो चिंता मत करो, मैं रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ तुमको सब टेंजेंट और सब नॉर्मल करूंगा याद रखने के लिए। ठीक, वैसे तो मैं श्योर हूं कि इसके क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या पता कि सर हमारे ही ईयर में बैड लक होना था कि सब टेंजेंट आ गया, तो इसलिए हमको कुछ भी लाइटली नहीं लेना है ना। y अपॉन y डैश इज सब टेंजेंट, रिमेंबर। नॉर्मल में भी अब कोई खास दम तो है नहीं कि सर सब कुछ एक ही तरीके से करते चले जाओ, और क्या। कॉमा 0, आई थिंक सेम कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल, इसे मैं -1 अपॉन dy by dx कर दूं क्या, -1 अपॉन dy by dx, समझ पा रहे हो। आई थिंक फिर से मैंने वही किया, x, 0 मन में पढ़ लिया, तो सेम कैलकुलेशन, बट दिस टाइम योर स्लोप इज -1 अपॉन, क्योंकि अब हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक x नाउ कम्स आउट फॉर सब नॉर्मल, x आ रहा है x1 प्लस y1 dy by dx, ये रिजल्ट आ रहा है एट x1 y1।
तो दिस कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस y1 dy बाई dx। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही है ना, एट x1 कॉमा y1। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर mn दोनों का डिफरेंस, तो mn इज y1 dy बाई dx। कहां लिखा है mn? y1 dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 मॉड। तो तुमको रटने के लिए मैं सिर्फ दो ही बातें सजेस्ट कर रहा हूं, वन इज सब टेंजेंट एंड वन इज सब नॉर्मल। और लोग रटते हैं कि सर y डैश ये होता है सब नॉर्मल और y अपॉन y डैश ये होता है सब टेंजेंट। इजी। अब तो तुम समझ गए कि सर लेंथ ऑफ नॉर्मल भी हो गया, बिकॉज लेंथ ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट अंडर रूट पाइथागोरस। देख सकते हो y1 स्क्वायर प्लस y1 इंटू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 स्क्वायर स्क्वायर। इजी। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि लोग कहें कि सर हम तो ज्योमेट्री से कर रहे थे, हमने तो ये एक एंगल कॉल किया था कि देखो ये थीटा है ना। ज्योमेट्री भी तो स्ट्रांग है हमारी, है ना, कि सर हमें तो कोई चिंता है ही नहीं, हमें तो सब आता है। ये थीटा है तो लोग कहेंगे सर ये भी थीटा है, सही है। तो मैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम बता रहा हूं। तो मानते हो पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। एंड व्हाट इज टेन पाई माइनस थीटा? क्या ना सर माइनस टेन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो माइनस टेन थीटा स्लोप है, तो क्या मैं डायरेक्ट बोलूं माइनस टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स हो गया? गलत बोल रहा हूं, माइनस टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम क्या इस राइट ट्राइंगल से कह सकते हो सर ये तो y1 है, ये y1 है, तो व्हाट इज सब टेंजेंट? तो एनीवन कैन से फ्रॉम फिगर कि सर y1 cot थीटा, y1 cot थीटा इज सब टेंजेंट। और तुमने अभी भी मुझे कहा था कि सर माइनस टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। इजी। तो मेरे ख्याल से तुम सोच पा रहे हो कि सर राइट ट्राइंगल की मदद से भी मैं आपको ये रिजल्ट्स लाके दिखा सकता हूं, ठीक है। कुछ समझना ही नहीं है, आगे याद रख लेना कि सब टेंजेंट y अपॉन वाई डैश, सब नॉर्मल y इंटू वाई डैश, ठीक है ना। सब बताया था कैसे डिराइव हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। क्विकली डन। ये पोर्शन तो बहुत ज्यादा इजी पोर्शन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पोर्शन है ये। करो क्विकली। यहां पर कोई ज्योमेट्री यूज नहीं हो रही है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसको ज्योमेट्री अगर बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, कि सर डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा ये ज्योमेट्री है। क्विकली
इस क्वेश्चन का मीनिंग एक बार समझ लो, मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से मतलब क्लियर है ना। सब टेंजेंट का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। आई थिंक यही मतलब निकल रहा है ना। स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा प्रूफ दैट क्या हुआ, तुम लोग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है लेट वी हैव टू प्रूव किसी भी पॉइंट पर कर्व का सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन सब नॉर्मल, ये मुझको कांस्टेंट प्रूव करना है। यही हुआ ना सवाल, ये मुझे प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, कोई भी पॉइंट x1 y1 पर प्रॉब्लम करते हैं। एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन कर्व, किसी भी x1 y1। तो करो कैलकुलेशन कि सर लेट्स ऑब्टेन dy by dx। y ही रहने दूं क्या? अरे वो x1 y1 नहीं बोल के मैं x y ही रहने देता हूं, है ना, कि एनी पॉइंट x y ऑन कर्व। तो आई थिंक y डैश तो आई गेस सब टेंजेंट इज y अपॉन y डैश। सही, ठीक आ रहा है दीपक। लेट्स सी, कैलकुलेशन देख लेता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस कम है कि कांस्टेंट तुमने सही लिखा है या नहीं। आई थिंक गुरप्रीत सही लिख रहा है ना। ओके, तो y अपॉन y डैश, y अपॉन 2by, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, 2by स्क्वायर। नाउ आई गेस मेकिंग यूज ऑफ कि सर by स्क्वायर इज x प्लस ए क्यूब, योर सब टेंजेंट सिंप्लीफाइज टू दिस। इतना सिंप्लीफाई हो गया, सही। नाउ सब नॉर्मल, कहना सब नॉर्मल तो और आसान है, कहना सब नॉर्मल तो ऑलरेडी हो रखा है, इसी को तो कहते हैं सब नॉर्मल। 3 अपॉन 2b x प्लस ए होल स्क्वायर, समझो यही से उठा लिया, योर सब नॉर्मल y डैश। बस, तो सब टेंजेंट स्क्वायर अपॉन सब नॉर्मल 4/9। तो यू कैन सी कि एक्स वाई का इंडिपेंडेंट आंसर आ रहा है, कैंसल एंड इट गेट 8b। तुमको जो प्रूव करना था वो हो गया कि रेशियो इज कांस्टेंट, मतलब समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, कल और होमवर्क हम लोग एक काम करते हैं, कल के लिए और इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ताकि कल के बाद वी कैन कंटिन्यू विद होमवर्क ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो केवल कल के लिए मैं तुमको इंटीग्रेशन का होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज 26/240 एक्सरसाइज 1 indefinite integration. Okay, as well as we will do paper 2 also and paper 2. ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।